आज पढ़ेंगे एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और क्या एक एक चीज। तो क्या क्या खत्म कर चुके हैं, सारा का सारा बायोलॉजी कंप्लीट, सारा का सारा फिजिक्स कंप्लीट। आज केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर मैटर्स एंड इट्स प्योरिटी कंप्लीट हो चुका है कल। ठीक है, तो कंप्लीट होगा, पढ़ते रहो और क्या। ठीक है, तो एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एटम्स के बारे में कुछ बेसिक्स और एलिमेंट्स के बारे में कुछ बेसिक्स वगैरह मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले, ठीक है, एटम क्या होता है? एटम जो होता है फंडामेंटल यूनिट, जैसे हम लोग सेल पढ़े थे ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होता है ना, वैसे ही तुम लोगों का एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है बोलते हैं एटम है, बट उससे भी छोटा पार्टिकल आगे निकला। ठीक है, तो देखेंगे उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोग देखेंगे ही। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर इतना जान लो। ठीक है, एटम्स क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, मतलब एक छोटा छोटा ईंट है, उस ईंट से ईंट को जोड़ जोड़ के पूरा का पूरा मैटर बनता है ना। एटम्स में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रल चार्जेस भी होते हैं। न्यूट्रल चार्ज मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता, बट इसमें का मास होता है ना। न्यूट्रल चार्ज भी होते हैं। ठीक है, अब रिवॉल्वेशन वाले से हम बाद में बताऊंगा, इसको रहने दो अभी। ठीक है, इतना जान लो, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तीनों होते हैं एटम्स में। ठीक है, क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में तुम लोगों का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में तुम लोगों का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास होता है ना। इसका चार्ज अगर हम लोग कूलम में देखें, है ना, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज है ना। माइनस है, ये पॉजिटिव सेम टू सेम है, इसका चार्ज 0 होता है न्यूट्रल का। ठीक है, मास देखोगे तो एटम का, ये तुम लोगों का प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का करीब करीब, अगर हम एक मान लें, एक एक्यूरेट रहता नहीं है, मास उसका ये है, ये दोनों उसका मास है, करीब करीब सेम रहता है ना। तुम लोगों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है करीब करीब सेम रहता है। इसलिए अगर हम लोग कंपेयर करें, रिलेटिव मास जिसको हम लोग बोल रहे हैं, कंपेयर करें, तो एटम्स जो है ना, मतलब कि बोल सकते हो कि एटम से करीब करीब 1836 गुना बड़ा है। कौन? प्रोटॉन। एटम में बोला क्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, इतना छोटा होता है कि उसका जो मास है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से करीब करीब 1836 गुना बड़ा है या फिर हैवी है प्रोटॉन। ठीक है, ये समझ में आया? प्रोटॉन बहुत ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। कितना हैवी है? 1836। कहीं कहीं आपको 1777 देगा, कहीं 2000 दे देगा, आसपास ही देगा, है ना। तो कंफ्यूज मत हो ना, 1836 1840 ये आसपास ही रहेगा। कहीं 2000 दे देगा, 1777 दे देगा, कहीं से कुछ भी दे सकता है आसपास, लेकिन 1840 के आसपास ही देगा। ठीक है, ये उसके मासेस हैं, देख लो, बस इतना सही है। ये हम लोग एटम्स के बारे में थोड़ा सा जान लिए। अब हम लोग थोड़ा एलिमेंट्स के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, इसका डिस्कवरी वगैरह इसको आप लिख भी लो, क्योंकि अभी तो एक एक चीज डिस्क्राइब करने वाला हूँ। डाल्टन का थ्योरी, एटम थ्योरी, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, फिर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, वही थॉमसन, रदरफोर्ड का बोर एटम का, बोर पोस्टुलेट्स वगैरह मैं कराने ही वाला हूँ। ये 3 तो आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा 12th में है ना, 11th 12th में आप लोग ये सब पढ़ोगे, है ना। फिर भी इसके बारे में डी ब्रोगली थे, मतलब कि, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो थे जॉन डाल्टन आए थे, वो बताए थे हमारे एटम जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वो एटम होता है। ठीक है, उसके बाद जे थॉमसन आए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिए, है ना, और बोले नहीं उससे भी छोटा पार्टिकल होता है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सबएटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। उसके बाद आया तुम लोगों का वही थॉमसन मॉडल ही दिए, है ना, ये थॉमसन ही है। थॉमसन अपना मॉडल दिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया और फिर बाद में अपना एटॉमिक मॉडल दिए, है ना। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड बोले एटम जो होता है, अच्छा थॉमसन जो थे ना वो बोले थे एटम जो होता है एक तरबूज के जैसा होता है। तरबूज जानते हो, वाटरमेलन, उसमें जो रेड वाला पार्ट है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो सीड्स होता है ना, बीजा है ना, बीज सीड्स, वो होता है तुम लोगों का नेगेटिव चार्ज, ऐसे करके है। ठीक है, फिर रदरफोर्ड आए, उसको गलत कर दिए, है ना, बोले नहीं एटम जो होता है वो ऐसा होता है। कैसा होता है? मोस्ट ऑफ द चार्ज जो, मतलब जितना जो मास है, मोस्ट ऑफ द मास जो रहता है और पॉजिटिव चार्ज रहता है वो सेंटर में रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है। बट बता नहीं पाए थे कि क्यों घूम रहा है, और घूम रहा है तो उसका एनर्जी
रेडिएट होता है तो वो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, एक पूरा पार्ट है, डोंट वरी, ठीक है। मैं इन तीनों के बारे में बताने के लिए आपको यहां से थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं, है ना। ये तीनों के बारे में थोड़ा सा ओवरलुक करवा दूंगा, बट ये तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, ये +2 में है, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। एसएससी का कोई गारंटी नहीं है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस तक में भी बहुत भयानक भयानक टाइप से पूछ देता है, +2 लेवल में पूछ देता है कुछ ना कुछ, ठीक है। रदरफोर्ड्स, फिर उसके बाद आया तुम लोग रदरफोर्ड्स गोल्डफोल्ड एक्सपेरिमेंट किए और वो ऐसा एटम का स्ट्रक्चर दिए। वो बता नहीं पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है क्यों घूम रहा है ना, और घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा है, वो नहीं बता पाए थे। तो वो बताया तुम लोगों का बोर बोला था एटम, वही सेम चीज है, ठीक है। जो रदरफोर्ड बोले थे वही ये भी बोला था कि सेंटर में है सारा का सारा मास और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, बट जो घूम रहा है वो तुम लोगों का एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, जहां पर ही ऑर्बिट का एनर्जी जो रहता है फिक्स्ड रहता है, वहां इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी फिक्स्ड रहता है ना। उसके बाद आया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। डी ब्रोगली जो है, इन तीनों के बारे में स्पेशली अभी जान लो, है ना, इसके बारे में तो डिटेल में पढ़ाने वाला हूं ही, ठीक है। डी ब्रोगली जो ना एक हाइपोथेसिस दिए, मतलब कि एक कल्पना, है ना, एक्चुअल पूरा प्रूफ नहीं कर पाया उसको, बट एक कल्पना दिए, है ना, एक एग्जाम्पल टाइप से दिए। जैसे कि बोले कि अगर लाइट के पास पावर है, लाइट के पास पावर है कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। टिंडल इफेक्ट देखे हो, पार्टिकल नेचर शो करता है और लाइट का वेव होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट जो होता है ना, पढ़ा चुका हूं। लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और टिंडल इफेक्ट से हम लोग को पता चलता है उसका पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। वैसे करके पता चलता है क्यों, लाइट जो होता है पार्टिकल से टकरा के वो डेविएट हो जाता है, ये सब चीज है टिंडल इफेक्ट वगैरह, ठीक है। तो लाइट जो है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। डी ब्रोगली बोले अगर लाइट पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो कर सकता है ना, तो एटम जो कि एक पार्टिकल है ना, एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, एटम हुआ या इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, वो डुअल नेचर शो क्यों नहीं कर सकता, वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो क्यों नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो क्यों नहीं कर सकता, बोला करेगा, है ना। डी ब्रोगली बोला ये जो है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन। बट इसको प्रूफ नहीं कर पाए थे डी ब्रोगली, है ना, प्रूफ नहीं कर पाए थे। फिर उसी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट है, उनमें से एक आया स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। स्क्रोडिंगर बोल के एक साइंटिस्ट है ना, वो अपना एक वेव का इक्वेशन ही दे डाले, है ना। अभी जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये वाला, ये देखो, ये क्या है, एक टाइप से वेव्स में है ना, ये 3D में दिख रहा है ना, है ना, ये वेव्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे चारों तरफ, है ना, ये वेव्स में है 3D में, और ये तुम लोगों का 2D में एक टाइप से रहे, ठीक है। ये दिए थे तुम लोगों का स्क्रोडिंगर जो है ना, इक्वेशन दे दिए थे इस वेव्स का, है ना। और उसके बाद आया था तुम लोगों का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग बोले थे कि एक फिक्स टाइम में, है ना, मतलब कि एटम जो है एक जगह पे नहीं रह सकता, इस टाइप का था क्या, थोड़ा सा इसका मैं भूल गया हूं, लेकिन अनसर्टेनिटी था इसका। छोड़ो, इसको रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। फिलहाल इसके बाद ये चौथा आया, चौथा जो आया चैडविक फाउंड न्यूट्रॉन, है ना, कौन से ईस्वी में, 1932 में। बस यहां थोड़ा सा इसका ओवरलुक किया हूं, इसके बारे में अगर नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, ठीक है। अभी पूरा का पूरा एक एक चीज डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। हाइजेनबर्ग का था पोजीशन और स्पीड, एक टाइम में हम किसी का एक पोजीशन और स्पीड आई थिंक था, थोड़ा सा उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। छोड़ो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एटम्स हैं, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं उसके, है ना, एलिमेंट्स के नाम, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास और ये उसके सिंबल्स, ये आप लोगों को याद करना है, आप लिख लो, याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद भी, अच्छा 15 14, एक मिनट का, 14 तक ये, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 14 हुआ, ये हो गया 16 से 30 तक, इसको भी लिख लो, इसको याद कर लो, ठीक है। आगे बहुत काम पड़ने वाला है इसका, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एल लवेजर, है ना, एंटोनी एल लवेजर जो थे, 2 लॉज दिए, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
ठीक है, एटम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लिए, ठीक है, थोड़ा सा केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एटम्स का हिस्ट्री, स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बना, वो सब चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो अभी मैं आप लोगों को बताया ना कि जे थॉमसन आए, थॉमसन मॉडल वगैरह जो दिए, वो सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एंटोनी एल लवेजर जो थे वो 2 लॉज दिए, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन का, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना उसके बारे में 2 लॉज दिए। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है ना, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है ना, यहां पर रिएक्टेंट होगा प्लस 2pr1 r2 2 रिएक्टेंट होगा, होने के बाद P1 प्लस P2 ऐसा कुछ बनेगा मान लो, है ना। तो रिएक्टेंट का जो मास है ना, दोनों को मिला के जितना भी मास है, प्रोडक्ट का मास एक्यूरेटली उतना ही होगा। ये बोले थे तुम लोगों का कौन? एल लवेजर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों का जो टोटल मास, इसका टोटल मास इक्वल्स टू उसका टोटल मास होगा, 100% है ना। दूसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या बोले थे? मतलब कि मान लो एक वाटर है ना, वाटर का कॉम्पोजिशन अगर इसको दिए, एग्जांपल दिए थे, ठीक है, वाटर, अगर वाटर में 1 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन, इसका मास, 1 ठो हाइड्रोजन और 8 ठो ऑक्सीजन नहीं होता, उसका मास होता है, क्या होता है? H2O होता है ना, H2O, हाइड्रोजन का मास है 1, मास नंबर 1 है ना, तो इसमें 2 ठो है तो 2 हो जाएगा, इस 2। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16 है ना, तो इसका 1:8। तो हर जगह 1:8 मास ही आपको मिलेगा। मान लो एक बड़ा सा गैलन है आपके पास, है ना, इसमें यहां पर ही पानी उठाओ तो भी यही मिलेगा, यहां से पानी उठाओ तो भी यही मिलेगा, यहां से उठाओ तो भी यही मिलेगा, यहां से उठाओ तो भी, कहीं से भी उठा लो, आपको हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 का रेशियो में ही मिलेगा। यही बोला है तुम लोगों का। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इट्स सोर्स। मतलब कि वो बोला है कि अगर नाली का पानी भी उठाओ तो भी वही मिलेगा, समुद्र का पानी उठाओ तो भी पानी का कंपोजिशन वही मिलेगा, नल से निकालो तो भी, हर जगह से आपको सेम कंपोजिशन ही मिलेगा मास का, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब सबसे पहले आए हमारे डाल्टन चचा, है ना, जॉन डाल्टन जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली में हालांकि उससे भी पहले आ गए थे बहुत सारे, करीब करीब 500 बीसी में एक थे हमारे क्या थे, ऋषि कन्नड़, शायद कन्नड़ थे शायद, ठीक है, जो भी थे बहुत पुराने थे ना। तो वो थे, उन्होंने बोला था कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को आप तोड़ते जाओ, इतना तोड़ो कि लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल बच जाएगा, एक ऐसा पदार्थ का एक पार्ट बच जाएगा कि अब उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, है ना। अब वो टूटेगा ही नहीं। कैसे टूटेगा? इतना छोटा है कि अब वो टूट ही नहीं सकता, है ना, इतना छोटा हो गया। उस छोटे से पदार्थ को ये बोले कि वो है परमाणु। कौन बोले थे? तुम लोगों का शायद मेरे को नाम ठीक से याद नहीं उनका, ठीक है, ऋषि कन्नड़ शायद, है ना, जो भी। तो वो बोले थे कि उस छोटे से पार्ट को हम लोग बोलेंगे परमाणु, ठीक है। फिर बरसों बीते और भी 1-2 साइंटिस्ट वगैरह आए थे, ठीक है। एट द एंड जो इसको पब्लिश किए, है ना, प्रूफ किए, पब्लिश किए, जो भी किए, ठीक है, डाल्टन, ठीक है, वो अपना थ्योरी दिए 1808 में। जॉन डाल्टन 1808 में सबसे पहली बार एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले ये दिए थे, है ना, सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी इन्हीं का है, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी अपना ये दिए और बोले कि कोई भी एक मैटर को तोड़ते जाओ, लास्ट में, सबसे लास्ट में, जो कि मतलब कि और इंडिविजुअल, मतलब कि और ब्रेक नहीं हो सकता वो, है ना, उस पार्ट को, उस पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे एटम, जो कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उससे छोटा कोई पार्टिकल होता ही नहीं है। ये बोले थे। कौन बोले थे? तुम लोगों का जॉन डाल्टन, है ना। फिर हम लोग आगे देखेंगे वो भी गलत हो गया, बट फिलहाल जॉन डाल्टन यही बोले थे, इसी को हम लोग को सच मानना है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर जो है सबसे छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम, है ना। एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम जो होता है इंडिविजिबल होता है ना, और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, और वो टूट नहीं सकता और ब्रेक नहीं हो सकता, है ना।
एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट है, पकड़ लो एक रॉड है ना, रॉड में आयरन का एटम रहता है ना, रॉड है ना, रॉड में आयरन का एटम रहता है, तो उसका कहीं से भी एक पॉइंट, मान लो ये रॉड है, ठीक है, यहां से मैं एक पॉइंट उठा के देखा, तो यहां पर जो एटम का मास होगा, आयरन का जो मास होगा, आयरन के एटम का मास बोल रहा हूं, आयरन का मास नहीं, आयरन का मास तो अलग अलग रहेगा ना, ज्यादा उठाओगे तो ज्यादा रहेगा, कम उठाओगे तो कम रहेगा। आयरन के एटम का मास, एक एटम का मास फिक्स रहता है जिसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, है ना। तो आयरन का एटम का मास यहां से उठाओ तो भी उतना ही रहेगा, यहां से उठाओ तो भी उतना ही रहेगा, यहां से उठाओ तो भी इतना ही रहेगा। और उसका प्रॉपर्टी, मान लो ये चुंबक में चिपकने का इसका प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसका, तो यहां का उठाओ तो भी मैग्नेट में चिपकेगा, यहां का उठाओ तो भी चिपकेगा, यहां का उठाओ तो भी चिपकेगा। तो वही बोला है कि अगर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का जो एटम होगा आइडेंटिकल होगा, हर जगह पूरा सेम टू सेम होगा, इट्स इन मास एंड प्रॉपर्टीज, जो उसका मास होगा, उसका प्रॉपर्टी होगा, हर जगह वो सेम होगा, ठीक है। मान लो उसका प्रॉपर्टी है आग में जल जाने का, तो हर जगह से वो जलेगा, है ना। मान लो उसका प्रॉपर्टी है कि थोड़ा सा गर्म होने से वो उड़ जाता है, मान लो उसका प्रॉपर्टी है कि वो 100 डिग्री में मेल्ट हो जाता है, तो हर जगह से वो सेम ही रहेगा, तो पूरा का पूरा आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। एटॉम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का जो एटम है हर जगह उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा, ये बोले थे तुम लोग का कौन, जॉन डाल्टन। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। और अगर दूसरा एलिमेंट होगा, मान लो ये है तुम लोगों का आयरन, और यहां पर एक मैं कुछ पकड़ लेता हूं, मान लो हाँ पेपर पकड़ लेते हैं ना, पेपर पकड़ लिए, अब इसका मास, इसका एटम का मास और इसका एटम का मास ऑब्वियसली अलग अलग होगा, बहुत अलग होगा, है ना। मान लो ये कार्बन से बना हुआ है तो बहुत अलग होगा कार्बन का, है ना। इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी पूरा अलग होगा, ये चुंबक में चिपकेगा, ये नहीं चिपकेगा, है ना। वही चीज बोला, अगर सेम एलिमेंट से बना हुआ है, नहीं सेम एटम से बना हुआ है सेम एलिमेंट का, है ना, तो सब कुछ सेम होगा। और अगर डिफरेंट एलिमेंट का बना हुआ है, डिफरेंट एटम से बने रहेगा, तो सब कुछ डिफरेंट होगा, है ना। एटम कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो होते हैं सिंपल होल नंबर में कंबाइन होते हैं, ताकि वो कंपाउंड बना सके। जैसे कि तुम लोग का वाटर H2O सिंपल होल नंबर में कंबाइन होंगे, ये 2 ठो होगा, ये 1 ठो होगा, है ना, होल नंबर हुआ है ना। तो ऐसे करके हर जगह 2-1 2-1, अगर मास में देखेंगे तो 1:8 1:8, ऐसे करके हर जगह सेम रेशियो में ही रहेंगे, कोई अलग अलग नहीं रहेगा, और कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये 5 ठो है और 1-2 ठो है, तो सब पढ़ के क्या करोगे यार, इतना काफी है, एग्जाम में इतना ही आएगा, है ना। ये कुछ दिए थे, ठीक है, और ये उसके बाद कुछ सिंबल्स दिए थे, और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, हालांकि ये सब पूछना तो नहीं चाहिए, बट पूछ दिया, क्या करेगा, क्योंकि 10th में हम लोग कभी ये सब सिंबल देखे नहीं थे, देखे है सिंबल है, बट हम लोग का एग्जाम में कभी होता नहीं है ऐसा आने का। फिर भी तुम्हारा एसएससी CHSL में पूछ दिया था सिंबल, ठीक है, इन में से पूछा है, आगे क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंबल देख लोगे, बहुत सारा है, मैं बहुत सारा लाया नहीं हूँ, 8-10 ही लाया हूँ, ठीक है, देख लोगे थोड़ा सा इसको, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो। ये ब्लैक है ना, मजा आ रहा है ब्लैक करने में, चलो कोई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद आए थॉमसन चचा, ठीक है। वो सबसे पहले तो बोले कि नहीं, ये जो डाल्टन जी जो एटॉमिक मॉडल दिए हैं वो गलत है, वो हम मानते नहीं। एटॉमिक थ्योरी जो थी, मॉडल तो नहीं दिए, वो थ्योरी देते। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, मॉडल नहीं था, है ना। मॉडल उसके बाद जितना है वो लोग मॉडल दिए थे। तो डाल्टन जी जो थ्योरी दिए है वो गलत है, कंप्लीटली गलत है। क्यों? कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि वो बोले सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो है एटम, बट ये तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिए। कौन? तुम्हारा जे थॉमसन जो है एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक नेगेटिवली चार्ज है, कुछ एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि रे के जैसा पास हो रहा है, ठीक है। फिर उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट बहुत सारा अच्छे से किए, ठीक है, पूरा वैक्यूम किए, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ उसको, टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी कैथोड रे ट्यूब के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिए। कब? 1897 में, है ना। 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया। कौन? तुम्हारा जे थॉमसन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया। और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने के बाद फिर उसका 97
और ये 94, 7 साल के बाद वो अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए, ठीक है, प्रपोज किए या फिर एटॉमिक मॉडल दिए, ठीक है। वो उनका एटॉमिक मॉडल क्या बोलता था कि एक्चुअली में जो एटम जो है कंप्लीटली एक चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पूरा का पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ही है बोले थे, है ना। और उसमें छोटे छोटे थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें स्कैटर्ड है, चिपका हुआ है, घुसा हुआ है ना। लाइक तुम लोगों का वाटरमेलन क्या है, कंप्लीटली रेड बॉडी रहता है, जो रेड बॉडी है वो पॉजिटिव है बोल दिए, है ना, कंप्लीटली रेड बॉडी ही है ना वाटरमेलन। इसका अगर हम लोग ये वाला छोड़ दें तो, है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट को छोड़ दें तो कंप्लीटली रेड बॉडी ही है ना। वो रेड बॉडी है, वो है तुम लोगों का प्रोटॉन, और उसमें थोड़ा सा सीड्स में लगा हुआ है, उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन। और याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी सेम बोले हैं, हर जगह सेम ही बोले हैं। क्यों? एटम जो है न्यूट्रल है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है। थॉमसन भी वही चीज बोले हुए थे, लेकिन इसमें लिखे हुए नहीं है ना। हाँ, लिखे हुए हैं, इट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोले हुए ना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, ठीक है। समझ में आया? तो क्या दिए थे वो? प्रपोज दैट एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है? कैसे केक होता है ना, केक जो देखे हो क्रिसमस में मेनली बनाते हैं प्लम पुडिंग, वो लोग क्रिश्चियन ही होंगे मोस्टली, है ना। तो वो लोग बोले थे कि हम लोग जो क्रिसमस में जो केक बनता है ना, केक में छोटे छोटे कतरी बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, है ना। कतरी वतरी रह जाता है, पूरा का पूरा बन जो है केक जो है वो है तुम लोगों का पॉजिटिव चार्ज, छोटे छोटे कतरी वगैरह उसमें है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। हम लोग वाटरमेलन मॉडल से ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं, कि मेरे को इसकी को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। कतरी को इंग्लिश में क्या पता नहीं बोलते हैं, समझ में आया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आगे बढ़े हम लोग, चलो। अब देखो, वो जो मॉडल था फेल हो गया। क्यों? बाद में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो वो बता दिया, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया था, बाद में न्यूट्रॉन मिला। अब कैसे मिला उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका हिस्ट्री जानते हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, रदरफोर्ड ना बहुत बड़े आदमी थे, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, ऑब्वियसली वो उस टाइम में तुम लोगों का रेडियो वेव्स जो नहीं होते हैं क्या, तुम लोगों का क्या बोलते हैं उसको, रेडिएशन से जो रेडिएशन वगैरह जो निकलता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह जो है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे, बहुत पैसा छापते थे, बहुत बड़े आदमी थे, है ना। बड़ा बड़ा लैब था, उनका घर था, सब कुछ था। तो एक बार क्या हुआ, रदरफोर्ड आराम से सोए हुए थे, है ना। उस वक्त सबको यही जानते थे एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है ना, सबको यही सोचते थे, है ना। तो एटम मतलब कि रदरफोर्ड मस्त घर में सोए हुए थे, उनका असिस्टेंट था, असिस्टेंट जो था वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब कुछ वो किया, एक रे कोई पास किया, कोई पॉजिटिव चार्ज वाला रे था, है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला रे था। अब वो सोचा कि इससे टकरा के वापस आएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, टकरा के वापस आएगा ना, तो कहीं भी वापस आएगा, जो भी आएगा, लेकिन दिखाई तो देगा, है ना। इधर मान लो फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दे तो कहीं तो दिखाई देगा। अब क्या किया वो नहीं पता, लेकिन वापस आएगा। वो बोला कि पॉजिटिव चार्ज है, अब टकरा के वापस आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज भेजा तो वो गायब हो गया, उसको दिखाई ही नहीं दिया, है ना। तो वो पगला गया कि कहाँ गया मेरा रे जो था वो गया कहाँ, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव चार्ज में अपना रे मारा, एटम जो है पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा, तो वो वापस आना चाहिए था, आया नहीं, कहाँ गया, पगला गया। अब दौड़ के गया रदरफोर्ड के पास कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा सैलरी मत काटना, है ना, नहीं तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, है ना। तो बोला क्या हुआ, तो ये बोला कि सर मैं एक पॉजिटिव चार्ज पास किया, ठीक है, एटम से एक पॉजिटिव चार्ज पास किया, पता नहीं वो कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा, है ना। तो बोला ठीक है देखते हैं, तो देखते हैं कहाँ गया, क्या बोला, देखते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया। तो उसके लिए पूरा का पूरा सेटअप रेडी किया। वो कौन, हमारा रदरफोर्ड। सेटअप क्या रेडी किया, एक पतला सा गोल्ड का फॉइल लिया, बहुत पतला, हाईली थिन, हम लोग आज तक यही पढ़ते हैं बहुत पतला, यहां पर ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, गोल्ड फॉइल अबाउट 1000 एटम थिक, है ना, 1000 एटम का थिक के बराबर करीब करीब है, ठीक है ना। ये एक बार एसएससी में पूछ दिया इसलिए मैं इसको डाल दिया हूं, तो आज तक तो यही पढ़ते हैं कि बहुत पतला, है ना। तो एक बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल लिया, है ना, और उसमें
अल्फा पार्टिकल का रे को मारा, ठीक है ना, और उससे पहले यहां चारों तरफ फ्लोरेसेंट मटेरियल दे दिया। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, मतलब कि वो बना होता है ZnS से, ठीक है, बट इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इसमें कोई भी छोटा से छोटा पार्टिकल है ना अगर टच किया तो वहां चमकेगा, लाइट होगा, है ना, ग्लो करेगा। और साथ ही पीछे में भी एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया पूरा ऐसे, है ना, ताकि अगर पीछे भी आए तो उसको दिखाई दे, पीछे भी आएगा तो दिखाई देगा, आगे भी जाएगा तो दिखाई देगा। तो जब वो अल्फा पार्टिकल को मारा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो हीलियम 2+ आयन होता है, याद रखना, हीलियम 2+ आयन, आयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है हीलियम का जो चार्ज है 2+ चार्ज है, 2+ चार्ज हो गया इसमें, ये बनता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, वो भी हम लोग जानेंगे, पर यहां पर खाली इतना जान लो, हीलियम 2+ आयन, ये अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है इसमें 2 चार्ज है और मास है 4। मास कितना होगा, 4, और तुम लोगों का चार्ज जो होगा वो होगा 2, इसको खाली याद रखना, 2+ और मास होगा चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं है, फिर भी पूछ सकता है ना। तो अल्फा पार्टिकल को इसको मारा, अल्फा रेस को जब इसमें मारा तो देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है ना वो आगे चला गया, है ना। अभी तक ये लोग क्या जान रहे थे, अभी तक ये लोग जान रहे थे कि एटम जो है कंप्लीटली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा तो वापस आना चाहिए, है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा तो वापस आना चाहिए, बट ये वापस नहीं आके सीधा पार हो गया, है ना। ये ऐसा देखा कौन, रदरफोर्ड। कुछ जो थे थोड़ा हल्का फुल्का डिफ्लेक्ट किए, हल्का फुल्का इधर उधर छिटके, कुछ ही, बहुत कम, और करीब करीब 12,000, कहीं 10,000 बोले, कहीं 20,000 बोले, कहीं 12,000, कोई काउंट नहीं किया, इतना छोटा छोटा पार्टिकल को, रे को कोई काउंट करने नहीं गया, तो वही 10,000 20,000, करीब 10,000 पकड़ लो, करीब 10,000 में कोई एक ही जो था जो कि वापस 180 डिग्री में वापस आ गया, है ना, कोई 10,000 में कोई एक ही था जो 180 डिग्री में वापस आ गया, है ना। अब इन सब का एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब रिजल्ट क्या आया वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। A thin gold foil 1000 atom thick was bombarded with alpha particle. A fluorescent screen was used to detect screen particles, scattered particles. ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है, मैं बता चुका ऑलरेडी, स्ट्रेट चला गया, मोस्ट चला गया। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ जो थे यहां से थोड़ा थोड़ा सा एंगल में डिफ्लेक्ट किए, यहां पे भी देख सकते हो, ये तो रिबाउंड हो गया, थोड़ा थोड़ा सा एंगल में रिफ्लेक्ट किए, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये थोड़ा सा इधर हो गया, है ना, कुछ जो है ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गया। और सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी तुम लोगों का 12,000 पार्टिकल्स अपेयर्ड टू रिबाउंड, करीब करीब एक जो थे वो रिबाउंड हो गया, वापस आ गया, है ना। 12,000 में से कोई एक, 10,000 में से कोई एक, 20,000 में से कोई थे जो रिबाउंड आ गए, ठीक है, ये हुआ। तो अब इसका कंक्लूजन क्या दिए, तब जाके कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन मिला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, सबका सब पास हो जा रहे हैं ना, सबका सब पास हो गए। ये एक एटम है, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे बॉडी है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन रहता है, यहाँ पर ही न्यूक्लियस रहता है एक्चुअली, है ना। तो मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी स्पेस का है, क्यों, इसीलिए उसने सब कुछ आराम से पास हो गए, नहीं तो पास नहीं हो पाते, है ना। पॉजिटिव चार्ज एंड मास कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज और मास, पॉजिटिव चार्ज और मास जो है सबका सब मोस्टली यहां पे पूरा एक छोटा सा डेंस सेंटर में पड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहेगा, यहां पर ही इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो घूमता रहेगा, ऐसा, है ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहेगा न्यूक्लियस के अराउंड। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁵ टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, इसको याद रख लेना, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये याद रहा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट ये फेल हो गए, क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। अब यहां पे तुम लोगों का पॉजिटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है तुम लोगों का यहां पे मान लो घूम रहा है ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, क्यों, दोनों ऑपोजिट चार्ज है, और प्रोटॉन का चार्ज बहुत ज्यादा, मतलब प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा, प्रोटॉन तो इसके पास जाएगा नहीं बाबा, बहुत ज्यादा है, कितना देखे थे हम लोग, 1836 टाइम्स हैवियर है, कौन, प्रोटॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
जब घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, ऑब्वियसली कोई भी पार्टिकल है, ठीक, अंडर एक्सेलरेशन एनी चार्ज पार्टिकल बोला जाता है, एनी चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन रेडिएट एनर्जी, है ना। और नॉर्मली भी कुछ भी अगर मूवमेंट में है तो वो अपना एनर्जी लूज करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करेगा, कंसिस्टेंटली कुछ भी मूव नहीं कर सकता, है ना, तो एनर्जी लूज करेगा। तो लूज जो करनी, मतलब कि मान लो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, यानी कि वो एनर्जी लूज कर रहा है। अब एनर्जी लूज करेगा तो एट द एंड जाके यहां पर कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा यानी कि एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, वो तो कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो यहां तो एटम एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज को बोर जो थे प्रूफ नहीं कर पाए थे, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है वो तो तुम लोग 12th में पढ़ोगे, यहां पर खाली इतना ही जान लो, है ना, 11th-12th में ही पढ़ोगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी ये लोग नहीं बता पाए थे, ठीक है। और लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यहीं से तो इसका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। तो रदरफोर्ड ही थे जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, जे थॉमसन। न्यूक्लियस का डिस्कवरी ये, और प्रोटॉन जो था वो गोल्डस्मिथ, आगे देखेंगे, गोल्डस्मिथ जो थे वो डिस्कवरी किए थे, बट रदरफोर्ड उसके बारे में एक्चुअली में बताए थे। सबसे पहले प्रोटॉन का ही डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रॉन से भी पहले प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया था, बट एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बोला गया था, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया था, है ना। बाद में रदरफोर्ड जो थे वो उसके बारे में एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो ये समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, बट वो कोलैप्स नहीं हो रहा है, कि एनर्जी क्यों रेडिएट नहीं कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चीजें वो नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड। तब आया आपके नील बोर और दिए बोर मॉडल ऑफ एटम, नील बोर आए और बोर मॉडल ऑफ एटम दिए, ठीक है। वो क्या बोले 1913 में, ठीक है, बेस्ड ऑन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल को वो प्रूफ किए, है ना, मतलब कि एक्सटेंड किए, सोच लो, है ना। वो 3-4 पोस्टलेट्स थी, और भी कहीं कहीं और भी 2-3 मैथमेटिक्स वगैरह भी रहेगा, लेकिन तुम लोगों को उतना करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। पोस्टलेट्स क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मतलब कि रिवॉल्व करेगा, है ना। इसको वो नाम दिए थे ऑर्बिट, है ना। और ये जो ऑर्बिट है ना, इसका एनर्जी जो रहेगा ना फिक्स्ड रहेगा, ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड रहेगा, और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी भी फिक्स्ड रहेगा। याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने एनर्जी की वजह से नहीं, ये ऑर्बिट का एनर्जी की वजह से घूम रहा है। हर ऑर्बिट का अपना अपना फिक्स्ड एनर्जी होगा। जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, तो ना ही वो एनर्जी लूज करेगा और ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। इसीलिए इस ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट, है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट। सिर्फ और सिर्फ जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, है ना, जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा या फिर एक ऑर्बिट से नीचे वाला ऑर्बिट में जंप करेगा, तो ही ये एनर्जी लूज या गेन करेगा। एक्चुअली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकता। जैसे कि हम लोग का अर्थ के चारों तरफ सन के चारों तरफ कैसे अर्थ घूम रहा है ना, हम लोग का सारा जो प्लैनेट्स वगैरह है सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो अपना फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, वो तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, है ना। सेम टू सेम ये भी वैसे ही घूमते रहते हैं। और हमारा अर्थ तो शिफ्ट नहीं करता, ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकता, बट ये ऑर्बिट चेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट चेंज कर सकता है, बट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही उसको गेन करना पड़ेगा या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट ही एनर्जी ही उसको लूज करना पड़ेगा। उससे कम नहीं कि उससे ज्यादा नहीं। मान लो यहां से यहां जाने के लिए उसको 10 किलो जूल का एनर्जी चाहिए, है ना, तो उसको 10 किलो जूल एनर्जी ही मिलेगा। अगर 9 मिलेगा तो वो हिलेगा नहीं, वो यहीं रहेगा बाबू। 9 किलो जूल उसको एनर्जी दे दो, वो हिलेगा नहीं, वो वहीं रहेगा। उसको 10 किलो एनर्जी किलो जूल का एनर्जी दो, तभी वो ऊपर जाएगा। याद रखना, एनर्जी गेन करेगा कब, जब उसको शिफ्ट मतलब कि अपर वाला ऑर्बिट में जाना होगा, और एनर्जी लूज करेगा जब उसको लोअर वाला एनर्जी में जाना होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन स्टेज इन द
सेम ऑर्बिट, जब तक वो सेम ऑर्बिट में घूम रहा है ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन ऑर्बिट्स, जब ऑर्बिट्स में वो जंप करेगा तभी वो एनर्जी गेन या लूज करेगा, या फिर जंप करने के लिए ही लूज या गेन करेगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। ये था बोर का पोस्टुलेट्स, है ना। अब सबका अपना अपना एनर्जी लेवल होता है सेल्स का, जो सेल्स पढ़े थे ना हम लोग अभी। ये है तुम लोगों का न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या एटॉमिक मॉडल है। ऐसे करके 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो बहुत सारा सेल्स रहते हैं, है ना। इसको हम लोग नाम दिए के, एल, एम और एन। ठीक है, आगे और भी आएगा। तो ऐसे के, एल, एम, एन सेल उसका नाम दिए। ठीक है, के का मतलब होता है तुम लोग का यहाँ पर के, एल, एम, एन सेल्स। ठीक है, एन इक्वल्स टू है तुम लोग का सेल्स, जिसको हम लोग 1 2 3 4 फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके अलग अलग सेल्स का नाम दिए। ठीक है, एन का वैल्यू रहता है ये। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, ये उसका फॉर्मूला है 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहला वाला में याद रखना, सबसे पहला वाला सेल में अगर मान लो 1 डालते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 2 एकम 2। सबसे पहला वाला में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा और एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। दूसरा वाले में, ठीक है, 2 का पावर 4 × 2 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना। 8। दूसरे बारे में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और उसके बाद तीसरा, अगर n हम लोग 3 डाल देते हैं सेल्स का, है ना, 3 डाल देते हैं, तो यहां पर तीसरा जो है सिर्फ और सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, 3 3 9 दूने 18। ऐसे करके चौथा वाले में कितना होगा? 4 चौक 16 दूने 32। ऐसे करके इसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो कि एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। ठीक है, फिर एटॉमिक हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कल, वहां देखेंगे किस किस सेल में रहता है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक क्या क्या रहता है। ठीक है, एक पीरियड्स में कितना ठो रहता है, नंबर ऑफ एटम्स, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, वो हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, बस इसको देख लो। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, ये जो था सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही एप्लीकेबल था। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। डज नॉट ओबे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये 3 चीज ये फॉलो नहीं कर पाया था, इसका लिमिटेशंस था। ठीक है, कल ही देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग सजाएंगे ना, अलग अलग ऑर्बिट में सजाएंगे। कितना, मान लो तुम लोगों का जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन पकड़ दो, 5 होता है इसका। ठीक है, तो पहला वाले में हम लोग क्या देंगे? पहला ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही डाल सकते, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं। दूसरा में 8 रहता है, 8 में से 3 इसका चला गया, ये हो गया तुम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे, जितना हो सकता है, जितना तुम लोग का आएगा उतना ही पढ़ेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों का 10th में नहीं है। ठीक है, 8 9 10th में नहीं रहता, तुम लोग का इसका सिलेबस में नहीं है, वो 11 12th में ही पढ़ते हैं। तो जितना जरूरत होगा उतना बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ये क्वांटम नंबर भी तुम लोगों का 11th में है, बट इससे एसएससी पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया हूं इसका। क्वांटम नंबर 4 ठो क्वांटम नंबर होता है बाबा, वही क्वांटम नंबर आपका तुम लोग का रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन का जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन है, शेप है, साइज है, वो सब चीज बताता है। ठीक है, जैसे कि 4 ठो क्वांटम नंबर है, सबसे पहला जो क्वांटम नंबर होता है वो आपको एनर्जी लेवल देता है। ठीक है, रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल। ठीक है, सबसे पहला जो एनर्जी क्वांटम नंबर है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। जो एन देख रहे थे ना, एन सेल बता रहा था ना, वही है तुम लोगों का एन, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको बोलते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल होता है एल। ठीक है, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या देता है तुम लोग का? ओरिएंटेशंस देता है ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा
डीपली घुसने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डीपली घुसोगे ये 12th का पार्ट है, ठीक है। और चौथा है तुम लोगों का स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन का। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, स्पिन क्वांटम नंबर, मान लो इलेक्ट्रॉन को हम लोग मान लो पी ब्लॉक में है, तो 3 ठोस में सेल रहेगा, मतलब ये 3 ठोस में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का पी ब्लॉक में 3 ठो रहता है, बनाए थे यार हम लोग ऐसा, तो 3 ठो रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 4 5 6, पहले ऐसे भरेंगे वैसे भरेंगे, बहुत डिटेल में है यार, उतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बहुत डीपली पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को, वो सब अगर अभी पढ़ोगे तो पूरा 11th का केमिस्ट्री याद आ जाएगा सारा का सारा। बस मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरलुक करवा रहा हूँ, इससे कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 4 क्वांटम नंबर है, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर का क्वेश्चन भी आता है, मान लो कि क्वेश्चन दिया तुम लोगों का 3f है ना, 3f है, तो अब इसका 4 ठो क्वांटम नंबर क्या होगा पूछेगा तुम लोगों से। तो 3 है यानी कि n हो गया तुम लोगों का 3, है ना। f है, यहां पर देखो f का वैल्यू अगर होता है, कहाँ गया f का मतलब हो गया तुम लोगों का 3, है ना। l का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है, 3f में है तो l का वैल्यू तुम लोगों का हो जाएगा 3, कहाँ गया l, हाँ ये 4 ठो ब्लॉक ही होता है तुम लोग का, हम लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे 4 ही ब्लॉक्स होते हैं। क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं, s p d और f, ठीक है, ये 4 ब्लॉक्स ही होते हैं। अगर वो f ब्लॉक में है तो l का वैल्यू 3 आ जाएगा, l का वैल्यू 3 आ गया, है ना। और क्या था तुम लोगों का, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है l, हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर देख लिया, तुम लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर देख लिए, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं हम लोग, m कितना होगा, m का जो वैल्यू है वो निकलता है तुम लोगों का -l से लेके +l तक, यानी कि -3 से लेके +3 तक, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, उसमें कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से होगा, है ना। मान लो -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये इसमें से कुछ भी हो सकता है। मान लो कुछ कंडीशन दिया है, वहां मैं दे दिया 2, है ना, तो ये आएगा। बट अगर मैं बोल दिया m जो है वो 4 है तो ये गलत हो जाएगा, है ना, m उसके बीच में ही आना चाहिए, है ना। और चौथा है तुम लोगों का s जो है तुम लोगों का या तो पॉजिटिव हाफ होगा या तो नेगेटिव हाफ होगा, बस, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। स्पेशली इन दोनों को तो हम एक्यूरेटली याद रखना, इसी में से ही तुम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। तुम लोगों का n जो है सबसे पहला नंबर ऑफ सेल बताएगा, तुम लोगों का यहाँ 3f जो था ना, ये है तुम लोगों का सबसे पहला n बता देगा, ये तुम लोगों का l बता देगा, पूरा एक्यूरेटली n और l बता देगा, ये है ना, n और l बता दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर बता दिया। अब बाकी जो है तुम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर तो वैसे भी उतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो +½ होता है या -½ होता है, वो फिक्स्ड है, वो पूरा रिवोल्यूशन देगा तभी आप उसको निकाल पाओगे। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। एक बार इसको ओवरलुक करवा देता हूँ। सिंबल होता है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होगा, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है तुम लोगों का एनर्जी लेवल बताएगा, ठीक है, n, इसका सिंबल होता है n, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग तुम लोगों का निकलेगा क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है ना, l = 0 से लेके n-1 तक होता है ना। याद रखना, अगर तुम लोग का n3 है ना, l 2 से ज्यादा नहीं होगा। अभी हम लोग क्या निकाले थे 3f, हाँ, तो ये रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, है ना, 3f कभी होगा ही नहीं, मैं निकाल दिया, 3f क्वेश्चन दिया है लेकिन ये कभी होगा ही नहीं, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो n जो है तुम लोग का n-l तक ही, l जो आएगा 0 से लेके n-1 तक ही होगा, ठीक है, याद रहेगा। अगर मान लो n है तुम लोगों का 4, है ना, तो l जो है वो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 4 नहीं हो सकता है, l जो है 0 से लेके n-1 तक ही होगा, ठीक है। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैं बता चुका हूं, जो ये जो है तुम लोगों का -l से लेके +l तक होता है, ये वाला 0 से लेके n-1 तक होता है, ठीक है। अगर मान लो तुम लोगों का l निकल गया 2, तो -2 -1 0 1 2, इनमें से कुछ भी हो सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर खाली इतना याद रख लो, या तो +½ होगा या तो -½ होगा, बस, और कुछ नहीं,
प्लस हाफ वाला जो होता है अपर दिखाता है और माइनस हाफ वाला जो होता है लोअर दिखाता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको ऑर्बिट्स को फिल करेंगे तब। ठीक है, बस इतना, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए चुहे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 1s सेल, ठीक है ना, 1s ऑर्बिट है, अगर 1s ऑर्बिट अगर है तुम लोगों का, पहले वाला 1 है तो n क्या हो जाएगा तुम लोगों का 1 हो जाएगा, n हो गया 1, s है ना, तो l क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, और m अगर l 0 है तो m है 0 ही रहेगा, क्योंकि माइनस तो है, -1 हो नहीं सकता कि +1 हो नहीं सकता वो, ठीक है, वो 0 ही रहेगा, ठीक है ना, और m जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ होगा, ठीक है, 1s का पता चल गया। वैसे ही अगर 2p दिया हुआ है ना, 2p अगर दिया हुआ है तुम लोगों का, तो n तो पता चल गया यहाँ पे 2 है, p पता चल गया तुम लोगों को 1 होगा, है ना, s का क्या था, l का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो s का तुम लोगों का 0, p था तुम लोगों का 1, d था तुम लोगों का 2, f था तुम लोगों का 3, यही था ना। तो अगर 2p दिया हुआ है ना, तो n हो गया तुम लोगों का 2, p हो गया तुम लोगों का 1, और m जो है -1, 0 और +1 तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना, और डिपेंड करता है वहां पर क्या कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है या तो पॉजिटिव हाफ होगा या तो नेगेटिव हाफ होगा। फिर है तुम लोगों का 3D, n हो गया तुम लोगों का 3, l हो गया तुम लोगों का, d है तो 2 हो जाएगा, m क्या होगा -2, -1, 0, +1, +2 कुछ भी हो सकता है, और m जो है तुम लोगों का प्लस हाफ से लेके माइनस हाफ तक होगा, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े, चलो अब देख लेते हैं आयंस क्या होते हैं। देखो एटम्स तो होते ही हैं, है ना, तो अब उनमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो या फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि तुम लोग का सोडियम है, सोडियम जो है ना, Na है ना, सोडियम जो है उसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मैं खुद भूल गया हूं यार, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, एक बार देख लेते हैं, मैं खुद सारा भूल गया हूं। सोडियम मास था उसका 23, 11 होना चाहिए, 11 होना चाहिए सोडियम का, सोडियम 11, चलो 11 है, मास इसका 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। कहाँ गया, और क्वांटम नंबर हो गया आयंस, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 यानी कि इसका इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। जब इसको हम लोग बांटेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट तुम लोग का न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, है ना, तो जब इसको हम लोग बांटेंगे तो पहला में तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन चला गया, 8 2 10 हो गया, लास्ट वाला में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है ना। अब इनको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें से कुछ ना कुछ चाहिए, या तो 2 चाहिए या तो 8 चाहिए या तो 18 चाहिए, है ना, तभी जाके ये स्टेबल हो पाते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 और इधर हो गया तुम लोगों का 8 और 1, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बोलेगा ले जा, जी ले जिंदगी, है ना, लूज कर देगा और वो Na+ आयन बन जाएगा। Na+ आयन क्यों हुआ, क्योंकि याद है मैं बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा सेम होता है, तभी जाके वो न्यूट्रल होता है। अब इसमें सेम टू सेम था, अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब 1 पॉजिटिव चार्ज तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना इसमें, है ना, पहले से तो सेम था। मान लो इसमें भी 11 था इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना, तो अब प्रोटॉन तो 11 ही है ना, इलेक्ट्रॉन 11 था, प्रोटॉन 11 था, अब प्रोटॉन तो 11 ही है, तो 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया इसमें, तो प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, समझ में आया। और वैसे क्लोरीन में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है ना, इसका आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा, 2 8 7,
अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है, आउटर मोस्ट में इसका 7 है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो गया, है ना, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेता है, तो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। ऐसे करके लोग आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कुछ डिस्कवरीज ईयर्स वगैरह है, मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, जानने का उतना खास जरूरी है नहीं, फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, इसको देख लो कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था, गोल्डस्टेन, है ना, ई गोल्डस्टेन जो थे वो प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था। देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी क्या हुआ था 1897, प्रोटॉन का उससे भी पहले हुआ था 1886, और 1913 में रदरफोर्ड जो थे इसके बारे में प्रेडिक्ट किए थे, बताया था। डिस्कवरी बोलेगा तो गोल्डस्टेन, अगर दोनों में से रदरफोर्ड रहा तो रदरफोर्ड मार्ट के आ जाना, ठीक है ना, लेकिन डिस्कवरी जो थे गोल्डस्टेन ही किए थे प्रोटॉन का, लेकिन प्रोटॉन के बारे में बताए थे तुम्हारे रदरफोर्ड। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो था चैडविक, बताया था मैं 1932 में था, ये सब चीज मैं बता चुका हूं। ठीक है, एक खाली ये वाला देख लेना, पॉजिट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज आया था ना, पॉजिटिव आयन, पॉजिट्रॉन के बारे में डिस्कवरी किया था तुम लोगों का कार्ल एंडरसन इन 1932 में, है ना, 1932 में। देखो ये न्यूट्रॉन जो है ये भी 1932 में आया था, और ये भी तुम लोगों का 1932 में ही आया था, यूजिंग क्लाउड चैम्बर, छोड़ो जो भी याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर। शॉर्टकट में बता रहा हूं, उतना लंबा चौड़ा खींचेंगे नहीं इसको, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लो, वो तुम लोग का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, है ना। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिनोटेड बाय Z। ठीक है, यहां प्रोटॉन क्यों बोला वही बता दे रहा हूं। कई बार हम लोग आयन, जैसे कि Na+ आयन हो गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन Na में जो है प्रोटॉन जो है तुम लोगों का पहले जो था एटॉमिक नंबर, Na का सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा, प्रोटॉन तो इसमें 11 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें 10 हो गया, है ना। प्रोटॉन 11 ही रहा, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो यहां पर ही इसका अगर एटॉमिक नंबर निकालोगे, लेकिन एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होना 11, इसीलिए बोलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट बहुत बार तुम लोग क्वेश्चन में देगा कि एक सब्सटेंस है या फिर एक एलिमेंट है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो उस वक्त मत बोलना कि यहाँ तो प्रोटॉन दिया ही नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन ही उसका एटॉमिक नंबर बता देगा। क्यों, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रल पार्टिकल बताया था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ले लेना, वो तुम लोगों का मास नंबर हो जाएगा। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज डिफाइंड बाय ए। ठीक है, मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए, और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, एग्जांपल है मास ऑफ एल्यूमिनियम Al इज 27, है ना। अब उसमें कितना प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं 13 और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें 14। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मतलब कि कैपेसिटी टू गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी का मतलब ये होता है किसी भी एक एटम का कितना कैपेसिटी होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है। लाइक तुम लोगों का क्लोरीन हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, मान ले क्लोरीन एटम है, ठीक है, क्लोरीन है। अब ये ज्यादा से ज्यादा एक एटम को ही गेन कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, उसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन ही दे पाएगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। सोडियम हो गया Na, उसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही दे पाएगा, बोलेगा 2 दे, नहीं दे पाएगा, है ना, दे ही नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं द कैपेसिटी ऑफ लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, देखो कैसे होता है बता दे रहा हूं।
लूज ऑफ ग्रेफाइन एटम दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द लूज गेन शेयर ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के टाइम में ये काम आता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड वैलेंसी। ठीक है, इफ वैलेंसी इज लेस देन 4, वैलेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ वैलेंसी इज ग्रेटर देन 4, वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, अभी समझा देता हूं। ठीक है, जैसे कि हम लोग दो तीन छोटे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोगों का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो उसके एटॉमिक नंबर 6 है, 8 होता है यार, सॉरी 6 लिखा हुआ है वो, मैं वो समझ लिया, लेकिन एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहला ऑर्बिट में 2 हो गया, पहला ऑर्बिट फुल हो गया, दूसरा ऑर्बिट में कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब उसको 8 चाहिए, तो उसके लिए इजी क्या है, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 में स्टेबल हो जाएगा। मैं बताया था स्टेबल होने के लिए क्या होता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट सेल, सबसे आउटर वाला, सबसे बाहर वाला जो सेल है, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है, उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 8 इलेक्ट्रॉन, या तो 18। ऐसा करके हम लोग देखते हैं कि स्टेबल है, उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लाते हैं। और सबको क्या स्टेबिलिटी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल होना चाहते हैं और कुछ नहीं, वो है ना। तो स्टेबल, अब इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है स्टेबल होना। अब उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 2 का कॉन्फ़िगरेशन में आना पड़ेगा, या तो 2 और 8 का कॉन्फ़िगरेशन में आना पड़ेगा, है ना। तो 2 का कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ है ना। और वही 8 का कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, है ना। तो ये इजी है ना। तो वो चाहता है कि वो स्टेबल हो, स्टेबल होने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, उसका वैलेंसी हो जाएगा 2, है ना। नंबर ऑफ लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। वो सेकंड वाला केस है, देखो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 को माइनस कर दो 8 से, आ जाएगा तुम लोगों का 2। ठीक है, वैलेंसी जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक एलिमेंट है या फिर कोई भी एक एटम है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, या फिर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है उसी को हम लोग वैलेंसी बोल सकते हैं। याद रखना, वैलेंसी 4 से ज्यादा किसी का नहीं होता, या तो 8 है ना, टोटल 8 रहते हैं ना आउटर मोस्ट में, हम लोग ऐसे मानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 के बाद जो आएगा ना वो वेरिएबल वैलेंसी आ जाएगा, ट्रांजिशन मेटल वगैरह हो जाएगा तुम लोग का। देखो यहाँ पे दिया होगा पेस केसेस, स्पेशल केसेस। नोबल गैस का वैलेंसी हमेशा 0 होता है। नोबल गैस कौन सा होता है, हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। जिसका आउटर मोस्ट में फिक्स टेबल रहता है वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करते, है ना। करेंगे, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है, वो सब में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है जिस लोगों का वो वेरिएबल होता है, किसी का Fe2 प्लस होगा, Fe2 माइनस होगा, Fe3 प्लस होगा, वो सब अलग अलग होते हैं। हम लोग सिंपल इसका देखते हैं, जैसे कि तुम लोगों का नाइट्रोजन हुआ, है ना। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्यों, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, पहला वाला 2 हो गया और दूसरा वाला 5। अब उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। सोडियम, इसका एटम मोस्ट में तुम लोगों का सोडियम का 11 है ना, 2 रहेगा, 8 रहेगा, 1 रहेगा, है ना। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसका वैलेंसी हो जाएगा 1। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक नंबर्स कितना है, वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा है ना, 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना, तो उसका वैलेंसी वही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना। बट 4 से ज्यादा अगर हो गया, 5 हो गया, तो माइनस करेंगे, 8 से माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 3 चाहिए उसको, है ना। एटॉमिक उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसका वैलेंसी 3। फिर उसको 2 चाहिए, ठीक है, अगर ये 6 हो गया तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसका वैलेंसी हो गया 2। फिर अगर ये 7 हो गया आउटर मोस्ट में, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका वैलेंसी हो गया 1। और अगर आउटर मोस्ट में 8 हो गया, है ना, तो उसका वैलेंसी हो जाएगा 0। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। ठीक है, समझ में आया। नोबल गैस, इनर्ट गैस, उस सबके बारे में डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लो। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, क्योंकि उसका पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, या तो वो दे सकता है या तो ले सकता है। देने से भी वो स्टेबल हो जाएगा, लेने से भी वो स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी 2। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, उसका वैलेंसी हो गया 3। सोडियम का आउटर मोस्ट में हो गया 1, तो उसका वैलेंसी हो गया 1। क्लोरीन का आउटर मोस्ट में होता है 7, उसका वैलेंसी हो गया 1। ठीक है, ये समझ में आया।
आगे बढ़े हम लोग, वैलेंसी निकालना सीख गए तुम लोग। चलो अब थोड़ा सा हम लोग आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट तुम लोगों का मास अलग अलग होगा, है ना। एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास या फिर मास नंबर जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 1 होता है ना। और उसके आइसोटोप्स होते हैं कुछ। क्या क्या आइसोटोप्स होते हैं? हम लोग का हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है, जिसका मास नंबर क्या है? इसका तो 1 है, इसका 2 हो गया, ड्यूट्रियम का इसका 3 हो गया, ठीक है। ये है तुम लोग का आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। वैसे कार्बन का भी आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है ना, और एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है, 14 होता है, ऐसे करके, ठीक है। ये 3 ठो का आइसोटोप्स को याद रखोगे, ठीक है। The atoms of same element have the same atomic number but different mass number is called isotopes, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। The chemical properties of isotopes are similar but their physical properties are different, ठीक है। इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो रहता है वो सिमिलर रहता है। लेट्स एक मिनट तो WhatsApp assess your camera to change this letter, go to the setting, no, ये क्या आ गया, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ओके। चलो, द मास ऑफ एन एटॉम ऑफ एनी अच्छा, द मास ऑफ एन एटॉम ऑफ नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली ऑकरिंग एटम्स ऑफ द एलिमेंट। जो हम लोग मास लेते हैं एक्चुअली में, ठीक है, टोटल का एवरेज लेते हैं, ठीक है। इसका मास ले लेंगे, दोनों का 2 ठो इसका है ना, क्या बोलते हैं तुम लोगों का, आइसोटोप, दोनों का आइसोटोप को ऐड करेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं तुम लोगों का एवरेज, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लो, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। एन आइसोटोप्स ऑफ यूरिन, क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम इज यूज्ड एज द फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तुम लोग का आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ द कैंसर, सॉरी रिएक्शन बोल रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है। कैंसर का ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का तुम लोगों का आइसोटोप को यूज किया जाता है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, गोइटर का बीमारी आता है ना, याद है, आयोडीन का कमी की वजह से हो जाता था, तो इसका आइसोटोप से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, गोइटर का, ठीक है। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइसोबार क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा, वहां पर ही एटॉमिक नंबर सेम था, यहां पे मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, है ना। द एटॉमिक एटम्स हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दिस मींस मास सेम रहेगा, एटम दूसरा रहेगा। एग्जांपल क्या हो गया? कैल्शियम का देखना, एटॉमिक नंबर 40 रहता है। आर्गन का भी एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर 40 रहता है, उल्टा बोल रहा हूं मैं, है ना। मास नंबर 40 रहता है, आर्गन का भी मास नंबर 40 रहता है, बट दोनों अलग अलग एटम्स है ना, तो दोनों का एटॉमिक नंबर भी अलग अलग ही होगा। कैल्शियम का 20 है और आर्गन का 40 है, ठीक है, याद रहेगा। चलो, यहां पे हुआ तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। और भी है, अच्छा सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा छोटा सा मोल कॉन्सेप्ट। इसको एक लाइन में अगर हम लोग जाने, एवोगाड्रो नंबर, यही सब कुछ है ना। एवोगाड्रो नंबर जो होता है ये होता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं। एक्चुअली में देखो ऐसा है कि पहले जो थे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फिजिस्ट आए, केमिस्ट आए, जो भी आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बड़े बड़े चीजों में तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे। अब इनका नजर था छोटे छोटे चीजों में, छोटा से छोटा चीज पे हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट कर सके, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जो जिनका नाम था क्या तो एवोगाड्रो था, कुछ एक एवोगाड्रो उनका नाम ही था, ठीक है। वो ये नंबर दिए थे, वो एवोगाड्रो नंबर दिए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब वो ये नंबर क्यों दिए? जैसे कि देखो हम लोग मान लो इसका है, इसका मैं वजन कर सकता हूं, है ना, इसका वजन कर सकता हूं, ये अगर 10 ठुलाऊंगा मैं काउंट कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं इसके साथ। बट इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसको हम लोग ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, उसका वजन क्या खाक करेंगे,
कर पाएंगे क्या? ना उसका वजन कर पाएंगे, ना उसको में हम लोग वेट कर पाएंगे, है ना, ना ही उसको हम लोग काउंट कर पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो उन सब को वेट करने के लिए, काउंट करने के लिए, उनके बारे में अच्छे से रिसर्च करने के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए, अच्छे से सब कुछ करने के लिए एक नंबर दिया गया जिसका वैल्यू था 6.00 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसका मतलब होता है, अगर मान लो मैं कर रहा हूं कौन सा जाना पहचाना सा एटम होगा, आयरन पकड़ लो, नहीं आयरन का एटॉमिक नंबर ठीक से, ऑक्सीजन, कार्बन पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, कार्बन, है ना, कार्बन का एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, है ना। कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और मास होता है तुम लोग का 12, है ना। वो बोला एक काम कर, तू जा कहीं जा, मतलब कि अपना असिस्टेंट को बोला, एवोगाड्रो बोला जा तू कहीं जा, दूर जा, है ना। और जहां से कार्बन का 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को उठा के लेके आ, क्या बोला 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब कि 10⁻23 का मतलब समझ रहे हो 6022, है ना, तो इंटू 10 का पावर 20 हो गया, है ना, 3 जीरो यहां पर लगा दिए, ये हो गया। अब इसमें अगर 20 को भी हटाना है तो इसमें 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके पूरा 20 जीरो लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो इतने सारे एटम्स, है ना, इतने सारे एटम्स को उठा के लेके आ, मेरे को नहीं पता कहां से लाएगा, लेकिन लेके आ। कौन बोला? एवोगाड्रो बोला, है ना, अपना असिस्टेंट को बोला लेके आ, है ना। तो वो बेचारा असिस्टेंट लेके आया, अब कैसे लाया, काउंट करके लाया, जैसे लाया उसका मर्जी भाई, वो लेके आया, है ना। अब उतना सारा एटम को जब एक तराजू में रखते हैं, तराजू जानते हो ना, वेइंग मशीन, है ना, वेट वजन करने वाला मशीन, उसने तराजू में रखा, तब देखा कि इसका एक्यूरेट मास 12 ग्राम है बेटा। कितना है? 12 ग्राम। इतना सारा कार्बन का एटम को लाके जब तराजू में रखा तो उसका मास हो गया 12 ग्राम। अरे वाह, चौंक गया, पूरा खुश हो गया, पगला गया वो। कौन? एवोगाड्रो, है ना। फिर बोला एक काम कर, चल ये तो हो गया, अब एक काम कर, तू सोडियम जो मेटल है ना, सोडियम, अब सोडियम का तू इतना ही एटम लेके आ, सोडियम का इतना ही मेटल लेके आ, है ना। सोडियम का याद है एटॉमिक मास कितना होता है 23, एटॉमिक नंबर 11, है ना। बोला सोडियम का इतना सारा, ठीक है, 60220000020 टाइम्स, ठीक है, इतना सारा एटम को लेके आ। तो उसका असिस्टेंट गया, वो सोडियम का भी कहीं से लेके आया। अब जब लेके आया तो वो तराजू में रखा, जब रखा तो देखा उसका जो वेट था एक्यूरेट 23 ग्राम हुआ बेटा, है ना। तो ऐसे करके ये एक रिलेशन दिया, है ना, ये एक रिलेशन दिया। कौन? एवोगाड्रो जो है वो एक रिलेशन दिए, किसके बीच में? एटॉमिक मास, है ना, और तुम लोगों का एटॉमिक नंबर, सॉरी नंबर्स ऑफ एटम, एक एटॉमिक मास और नंबर्स ऑफ एटम के बीच में एक रिलेशन दिया कि बोला एक मोल जो होता है ना, वो बोला 1 मोल, एक मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिख देता हूं मैं, एटॉम, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकता है, हम लोग पार्टिकल्स लिखते हैं। पार्टिकल्स इक्वल्स टू होता है तुम लोगों का एटॉमिक मास, है ना, इक्वल्स टू होता है तुम लोगों का एटॉमिक मास, या फिर उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं मोलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बोल लो या मोलर मास बोल लो या मोलर मास बोल लो, जो मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल्स H2O है तो H2O अगर पानी है तो उसमें तो मॉलिक्यूल्स है ना, एटम्स तो है नहीं, वो सिंगल H रहता तो एटम रहता, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स का मास से देख लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16, 17, 18 हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना? 18 हो जाएगा, है ना। इक्वल्स टू होगा तुम लोगों का, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ले, अगर गैस के केस में हम लोग 1 मोल ऑफ गैस ले तो 22.4 लीटर हो जाएगा। ये एक रिलेशन, इतना सा, ये 3 रिलेशन तो स्पेशली याद रखना, है ना। अब उसी के आगे सब रिलेट कर सकते हो एक दूसरे से। 1 मोल इक्वल्स टू इतना पार्टिकल्स होता है, इतना पार्टिकल्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास हो सकता है। अब एटॉमिक मास जो है वेरी करेगा, है ना, कि हाइड्रोजन का है तो 1 होगा, हीलियम का है तो 4 हो जाएगा, हीलियम लिथियम का है तो तुम लोगों का 7 हो जाएगा, है ना, ऐसे करके वेरी करेगा अलग अलग।
तो ये समझ में आया ये एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। एवोगाड्रो नंबर क्या है, जस्ट एक नंबर, जैसे कि 1 डजन केला होता है 12 ठो, वैसे एक एवोगाड्रो नंबर का मतलब होता है इतने सारे नंबर्स, है ना, बहुत ज्यादा नंबर्स है, क्योंकि पता है हम लोग को छोटा एटम्स कितना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा जो होता है, अब उसको बहुत सारे एक साथ इकट्ठा करके हम लोग उसको वेट कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं हाँ इतना एक ठो लेके हम लोग उसका वजन कर सकते हैं। तो ये क्या है, मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट एक रिलेशन दिया है पार्टिकल्स और मास के बीच में, एक रिलेशन दिया है जिसका यूज करके हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से जान सके, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पहचान सके। ठीक है, ये बस दिया है, समझ में आया मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह दिए हैं, हालांकि तुम लोग इसको अगर समझ गए तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब का सब इसी से निकल जाएगा, बट फिर भी फॉर्मूला दिया हुआ है तो देख लेते हैं यार, हम लोग लिखने का मन है लिख लो, है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है तुम लोगों का, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। मान लो तुम लोगों को 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स उसमें है पूछेगा। 64 ग्राम तुम लोगों को ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों का ऑक्सीजन है पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास 64 बाय एटॉमिक मास कितना, मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, मान लो तुम लोगों का 16 होता है, 16 ही तो होता है ना, 1664, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 4, खत्म। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर एटम्स तुम लोगों को मान लो नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर देना है। अगर नंबर मास दिया हुआ है तो तुम लोगों को मोलर मास से डिवाइड कर देना है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, है ना, कि बहुत सारा पार्टिकल्स दे दिए, यानी कि अच्छे है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स दे दिए तुम लोगों को, बोला ऑक्सीजन का इतना सारा पार्टिकल्स है, बताओ कितना नंबर ऑफ मोल्स है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर दोगे, सब कट जाएगा, ये 2 बार में आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू n, ये याद रखना, ये एवोगाड्रो नंबर का सिंबल है, ये नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल है। ठीक है, इस सब एक ही चीज है यार, ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है बस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देख लो, इसको यहां ले आना, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ मास देख लो, ये वाला जो मास है इसको यहां ले आना, ये वाला आ जाएगा, मास बाय मोलर मास, सब वही है। ठीक है, हो गया, खाली ये एक तो एक्स्ट्रा है, वॉल्यूम के बारे में लिख लेना, याद रखना एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तभी ये एप्लीकेबल है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, और प्रेशर जो होता है स्टैंडर्ड वाला वो होता है तुम लोग का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीपी। ठीक है, चलो खत्म, फाइनली खत्म, है ना। चलो अब हम लोग करेंगे कुछ छोटे मोटे प्यारे से नन्हे से मुन्ने से क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। छोटे मोटे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, तुम लोग का एसएससी का क्वेश्चन है मोस्टली, है ना, एसएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रिलेटिव चार्ज पूछा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव 1 का होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है ना। कहाँ है तुम लोग, पॉजिटिव 1 न्यूट्रॉन 0, ये वाला आंसर, खत्म। चलो, which is the following pairs of new number composition is correct। नंबर और composition इसमें करेक्ट होगा। एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, सही बात है भाई, है ना, एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ द न्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, ये भी सही बात है, तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। चलो, What is the atomic mass of sodium? सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना था, Na इक्वल टू 23 था उसका, है ना। एटॉमिक नंबर क्या था, 11 था। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में टेबल दिया था उसको स्पेशली याद रखना, 2-3 ठो क्वेश्चन, एक ठो क्वेश्चन तो उसमें से आता ही आता है ना। नहीं भी आएगा तो उससे रिलेटेड आएगा, है ना, न्यूमेरिकल दे देगा तो उससे एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको देखना पड़ेगा, उसको जरूर याद रखना। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कौन सा अच्छा से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, है
है ना। गिवन मास बाय मोलर मास अगर हम लोग किए, हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ एटम कर देना तो हम लोग को नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। ठीक है, चलो। Which of the following statement is not correct regarding Rutherford's nuclear model of atom? इसमें से कौन सा रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम से करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, वो देखना है हम लोग को। ठीक है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ साइज ऑफ द एटम। पहले ही वाला मैच नहीं कर रहा है, आंसर ये वाला हो जाएगा। याद है, न्यूक्लियस का साइज जो था बहुत छोटा था एटम से। क्या बोला है यहाँ पे, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ साइज ऑफ द एटम। बट हम लोग देखे थे पूरा का पूरा जो था तुम लोग का बड़ा सा एटम था, छोटा सा न्यूक्लियस सेंटर में था। ठीक है, और हम लोग वो भी देखे थे कितना, 10 to the power 5। ठीक है, इसका रेडियस जितना था उसका 10 to the power 5 गुना बड़ा था इसका रेडियस, है ना। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, सही बात है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द, सही बात है। नियरली ऑल द मास ऑफ द, सही बात है ये भी। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो। द यूनिट मास ऑफ कैल्शियम और कैल्शियम क्लोराइड, है ना, यूनिट मास। ठीक है, इसको यूनिट मास भी बोलते हैं, वही मास में ही आएगा तुम लोग का। इसका अलग से एक डेफिनेशन है कि एक कंपैरिजन होता है, छोड़ो इसको नहीं बताता मैं। ठीक है, सिंपल सी बात, यूनिट मास अगर पूछेगा ना तो एटॉमिक मास जान रहे हो ना, उसी का हम लोग निकाल देंगे। एटॉमिक मास निकाल लेते हैं हम लोग। कैल्शियम का जो है हम लोग देखे थे 40 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 प्लस क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है ना। अब 2 है, इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये हो गया तुम लोगों का 71 प्लस 40, तो ये हो गया 1 7 4 11। आंसर इज दिस 111। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। कितना नंबर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना, 1 मोल होता है। 1 मोल कितना होता है तुम लोग का, 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स बोल लो। यहां तो कार्बन एटम पूछा ना, तो एटम्स ही बोलोगे, है ना। इक्वल्स टू होता है तुम लोग का 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोल लो या 1 मोल ऑफ कार्बन बोल लो, हो गया, जैसे तुम्हारी मर्जी, है ना। एटॉमिक मास वही तो है, एटॉमिक मास 12 ग्राम ऑफ कार्बन। चलो, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज n सिग्निफाइज इन द फॉर्मूला ऑफ 2n²। याद है 2n² में क्या था, ये नंबर ऑफ सेल्स बता रहा था, नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। कहां गया तुम लोग का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस सेल, है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहला वाला एटॉमिक डाल्टन थ्योरी, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, है ना। एटम्स कंबाइन होगा और कंपाउंड बनाएगा स्मॉल होल नंबर में। इफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विथ अ क्रिकेट बॉल, है ना, एक क्रिकेट बॉल के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है, एटम न्यूक्लियस को, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ द एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स। If the size of the nucleus of an atom is compared with a cricket ball, then the radius of the atom is approximately equal to how many? ये क्वेश्चन अधूरा है लग रहा है। If the size of the nucleus of an atom is compared with a cricket ball, then the radius of the atom is approximately, ये क्वेश्चन अधूरा है। रेडियस ऑफ द क्रिकेट बॉल तो देना चाहिए था। टेन टू द पावर 5 टाइम होता है, 10 to the power 5 टाइम्स होता है ना। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद अ क्रिकेट बॉल and the radius of the atom is approximately equal to how many kilometer, कितना किलोमीटर हो सकता है। हाँ, ये अगर 1 है तो ये 10 to the power 5 हो सकता है, यही तो है।
आई थिंक इसमें था 5 सेंटीमीटर था ये क्वेश्चन में, आई थिंक ये 5 सेंटीमीटर था। अगर 5 सेंटीमीटर होगा, है ना, तो कितना किलोमीटर होगा? ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू यह हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हो गया। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम लोगों को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेगा, मीटर में कन्वर्ट करने से 2 हट जाएगा, मीटर में कन्वर्ट किया हम लोग तो वैसे 2 हट जाएगा, फिर उसके बाद 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो 1 2 3 1 2 3 ये भी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। हाँ ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें 5 सेंटीमीटर किटा बोल का रेडियस दिया होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, है ना। आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, तो इसका 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब मीटर को हम लोग जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो तुम लोगों का आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल which is the nearest to the nucleus never holds more than n electrons where n is equal to 2। सबसे पहला सेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, कंटेन्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें कितना क्या पूछा है? 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये ऐसा फॉर्मूला अगर रहता है तो ये 3 जो है ना अंदर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तुम लोगों का आंसर, ठीक है। ये तुम लोगों का मोल बताता है, यहाँ पे कितना है ना, ये 2 मोल है, ये 4 मोल है, ये 3 मोल है, ये मोल बताता है, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव इन इट्स के सेल, ठीक है। याद है हम लोग क्या बताया, सबसे पहला सेल क्या था? के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे करके सेल्स थे ना। तो सबसे पहला में था हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, वो के सेल में कितना ही इलेक्ट्रॉन रख पाएगा? एक ही तो रख पाएगा ना, कि उससे ज्यादा रख पाएगा? नहीं रख पाएगा ना। तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन रह पाएगा के सेल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अ न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, सही बात है भाई, न्यूट्रॉन जो है नो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यही वाला हो गया। फिर भी एक बार आगे देख लेते हैं हम लोग, शायद और कुछ दिया हो। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम कंटेन्स ओनली प्रोटॉन, गलत बात। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन, गलत बात, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों रखता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रॉन, ये तो रखते ही नहीं है, आंसर हो गया ए। द पार्टिकल्स दैट फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर टुगेदर नोन एज, दोनों मिला के जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मिला के सेंटर में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इफ द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, कार्बन का इतना दिया है, दैट ऑफ हाइड्रोजन 1 पॉइंट इतना दिया हुआ है, और दैट ऑफ ऑक्सीजन 15.999 दिया हुआ है, देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना है ना। तो हम लोग ये 12 है ना, हम लोग 12 लेते हैं, 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का है 1 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन का हम लोग 16 ले लेते हैं, है ना। तो 24 प्लस 4 प्लस 16, ये तो हो गया 20, 20 40 और 44, देख लो ये वाला हो गया तुम लोगों का आंसर 44 पॉइंट। अब इतना डिफरेंस तो आएगा नहीं बाबा, है ना, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 44 मार दो, है ना, 44। चलो, if the atom has atomic number 6 and number of neutrons, एटॉमिक नंबर 6 दिया है और न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है तुम लोगों का 10, देन व्हाट इज द एटॉमिक मास? क्या एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स। तो 10 और 6 16। चलो, which is the correct formula to calculate the formula unit mass of compound? formula unit mass क्या होता है? मान लो अभी हम लोग जो दिए ना C6H12O6, ये कंपाउंड है, ठीक है। फॉर्मूला मान लो तुम लोगों का HNO3, ऐसा करके, मतलब बड़ा बड़ा कंपाउंड जो है ना उसका हम लोग मास निकालते हैं, मास निकालते हैं पूरा कैलकुलेट करके, इसका लेंगे प्लस इसका लेंगे प्लस इसका लेंगे, उसी को हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो
पूरा का पूरा मास उसका निकालना है। हाइड्रोजन का अलग निकलेगा, फिर ऐड होगा, फिर जितना भी तुम लोगों का सल्फर होगा उसका ऐड होगा, फिर क्लोरीन होगा, सबका ऐड होगा, सबका मास को खाली ऐड कर देना, उसी को हम लोग बोल देते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है बोला है ना, करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉर्मूला। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ द एटॉम्स विद इन द फॉर्मूला मास, मल्टीप्लाई नहीं करते बाबा हम लोग, है ना। समेशन यानी समेशन होगा, या तो ये होगा या तो होगा, मल्टीप्लीकेशन तो होगा ही नहीं। समेशन ऑल द एटॉमिक वेट ऑफ द एटम विद इन द फॉर्मूला, और समेशन ऑफ ऑल द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स विद इन द फॉर्मूला। मास होगा, वेट नहीं होगा। वेट हम लोग याद रहे, फिजिक्स पढ़े हुए, वेट और मास दोनों अलग अलग होता है। वेट याद है तुम लोगों को क्या होता है, मास क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग मास को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलो, Ernst Rutherford used about dash thick gold foil for alpha particle scattering experiment। ये एसएससी का क्वेश्चन है बेटा, देख रहे हो कितना थिक है, वो भी पूछ लिया है, 100 एटॉमिक थिक, ये पूछ लिया है इसमें यार। नए नए क्वेश्चन कहां से बना के लाते हैं पता नहीं। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज। ठीक है, अब देखो यहां पर ये नंबर, अप्रोक्सीमेट नंबर्स पूछ लिया है ना। हम लोग को पता है 9 ग्राम दिया हुआ है, यहां पे 18 ग्राम, मतलब कि H2O जो होता है एक्चुअली 18 ग्राम होता है, तो 1 मोल इक्वल्स टू हो गया तुम लोग का 18 ग्राम, है ना। अब यहां पर 9 ग्राम दिया है, तो ये 1 मोल भी नहीं है, ये हाफ मोल है, 1/2 मोल दिया हुआ है ना। 1/2 मोल दिया हुआ है ना, 18 ग्राम होता है 1 मोल, हम लोग कैलकुलेट किए अभी, है ना। उसका आधा हो गया 9 ग्राम, जो कि है आधा मोल। अब आधा मोल है यानी कि एटॉमिक नंबर भी आधा होगा, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉम्स भी आधा ही होगा। तो हम लोग को पता है 6.022 × 1023 जो होता है एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू होता है 1 मोल। तो इसका आधा क्या होगा तुम लोग का, 3.011 × 1023 इक्वल टू हो गया तुम लोग का हाफ मोल। तो आंसर क्या हो गया, डी। समझ में आया। चलो, select the incorrect pair of molecule formula unit and their molar mass। ठीक है, मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मूला यूनिट दिया हुआ है और उसका मोलर मास दिया हुआ है, कौन सा इनकरेक्ट है वो तुम लोगों से पूछा है। HCl हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, ये सही है ना, ये सही है। तो कार्बन का होता है 12, इसका 4 16, ये भी सही है। ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है तुम लोगों का 1, नाइट्रोजन का होता है तुम लोगों का 14, और ऑक्सीजन का होता है तुम लोगों का 16, मतलब होते हैं 48, 48, 8 4 12 13, यहाँ 13 होना चाहिए, ये गलत है, तो आंसर तुम लोग का ये हो जाएगा। फिर एक बार लास्ट देख लेते हैं। सोडियम का है तुम लोग का 23, क्लोरीन का 35.5, 5 होगा, 5 3 8 और 5, तो आंसर हो गया तुम लोग का सी। ठीक है, ये 62 लिखा हुआ है, यहां पे 63 होना चाहिए था। ठीक है, चलो, Which one among the following statement with respect to the atomic number of an atom is correct? इसमें से कौन सा है जो करेक्ट है ना, एटॉमिक नंबर के रिलेटेड। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम एज द एटॉमिक नंबर, गलत बात है। द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम एज द एटॉमिक नंबर, गलत बात। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज द एटॉमिक नंबर, सही बात है। द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम ना, आंसर सी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, द 2 आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंटल क्लोरीन आर, कौन सा आइसोटॉप्स है तुम लोगों का, 35 था और 37 था क्लोरीन का, है ना, 35 एंड 37, आंसर हो जाएगा डी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन could not derive from Rutherford's alpha particle scattering experiment? कौन सा इस कंक्लूजन जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में नहीं डिराइव किया गया था, है ना। तो सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, सही बात है, ये डिराइव किया गया था, है ना। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁵ टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी सही बात है, डिराइव किया गया था। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी सेल्स ऑर्बिट, ये गलत बात है, ये डिराइव। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ये भी सही बात। देखो, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द, क्या एक न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मैं माना कर रहा है, बट फिक्स्ड एनर्जी लेवल में नहीं कर रहा बेटा, है ना। ये कौन बताया था, ये बोर चाचा बताए थे। इसके बाद ये तो इसका डिमेरिट था, है ना।
ये इसका डिमेरिट था किसका, तुम लोग रदरफोर्ड उसको बता नहीं पाए थे कि फिक्स्ड क्यों घूम रहा है, वो घूम रहा है तो अपना एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा है ना। फिर बाद में बोर आए वो बताया कि फिक्स्ड ऑर्बिट में वो घूमता रहता है इसलिए अपना एनर्जी लूज नहीं करता है। ठीक है, चलो Which one among the following is responsible for determining the chemical properties of an element? इसमें से कौन सा है जो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। क्यों? इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है, वही तुम लोग केमिकली कंबाइन होगा, वही तुम लोग का ब्रेक होगा, जो होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा, है ना। प्रोटॉन तो वैसे ही मूव करता नहीं है बाबा, है ना। चलो, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोबाल्ट जो है तुम लोगों का कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और याद है तुम लोगों का आयोडीन जो है तुम लोगों का आयोडीन का जो आइसोटोप है वो गोइटर का ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा था, है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट हैज द सेम वैलेंसी? ये तुम लोग कल जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। पीरियोडिक टेबल का हम लोग तो याद किए थे, ट्रिक है उसका याद करने का। बे Mg का सर 12, बेरिलियम बे मैग्नीशियम Mg का सर, सॉरी का ये वाला नहीं था, का ये वाला था, का सर SR था, सर 12, बे Mg का सर 12, ऐसे करके हम लोग याद किए थे उसको। तो ये उसका होगा वैलेंसी, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सब में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम सबका जो वैलेंसी है ना 2222 होगा, है ना। इन सबका वैलेंसी 222222 होगा। कैल्शियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, स्क्रोनियम का, बेरियम और ये कुछ है, छोड़ो। कल हम लोग एटम ये पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, उसमें अच्छा ज़्यादा तुम लोग ट्रिक्स वगैरह बता दूंगा कैसे याद करते हैं, अच्छे से याद कर पाओगे और उसका वैलेंसी वगैरह आराम से निकाल पाओगे। विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल? ठीक है, एम सेल KLM, तीसरा वाला में कितना था? 18। ठीक है, 2, 8 और 18। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा डिस्कवरी किया था बाबा? वो एटॉमिक न्यूक्लियस का किया था। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था ना रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। प्रोटॉन मत बोलते ना, वहां पे प्रोटॉन के बारे में बताया था। डिस्कवरी कौन किया था? ई गोल्डस्मिथ, है ना। द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40, सही बात है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन आर्गन इज 22 था क्या? नहीं, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर था वो था तुम लोगों का आर्गन ना, आर्गन का 18 है, एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, तो प्रोटॉन तो 22 होगा नहीं, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 18, तो होगा नहीं है। क्यों? अगर ये 18 है तो ये 22 ही होना चाहिए, तभी दोनों मिला के 40 होगा, है ना। अगर प्रोटॉन 18 है तो न्यूट्रॉन्स 22 होना चाहिए, तभी दोनों मिलके 40 होगा ना। मास नंबर कैसा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के होता है। प्रोटॉन अगर उसका तुम लोगों का 18 टो है तभी वो 22 होगा, तभी मास नंबर 40 आएगा, है ना। तो ये दोनों गलत है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन इज 18। देखो यहां पर ये वाला आंसर सही होगा, है ना। एक बार लास्ट वाला ही पढ़े, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और तुम लोगों का क्या था, न्यूट्रॉन मिला के 40 होगा, है ना। ये वाला आंसर देखो, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू तुम लोगों का होता है एटॉमिक नंबर, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वही तुम लोगों का एटॉमिक नंबर होता है। बट यहां पर प्रोटॉन दिया हुआ है नहीं, हम लोग को यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। हम लोग को यह पता है जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, तभी एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। तो यहां पर प्रोटॉन का जितना भी दिया हुआ है वो सब गलत दिया हुआ है। प्रोटॉन 22 बोला है, होगा ही नहीं। तुम लोग का न्यूट्रॉन 18 तो दिया, वो होगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के 40, ये भी होगा नहीं। तो आंसर तुम लोग कौन सा होगा? ये वाला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन इज 18। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 35, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल बेस्ड ऑन द बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम? ठीक है, वैलेंस सेल कितना होगा? 35। एलिमेंट एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 35, है ना। 35 दिया हुआ है तुम लोगों का, तो 2, 8, 8, 18 आता है तुम लोग का। 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 और 18 कितना हो गया यार? 35 में से 18 घटा दो,
तो आ जाएगा आई थिंक, फिर से देखते हैं। तो फॉर एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर दिया 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, चलो ठीक है ना, 35 माइनस 8 और 8 16 1 17 18 को घटा देते हैं, 15 में से 8 गया, 13 हो गया 7 है ना, 3 है, 3 2 में से 1 गया 1, 17 हो गया। तो आउटर मोस्ट में 17, हालांकि ट्रांजिशन मेटल है 35, ये एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर होना चाहिए। 35 क्लोरीन का था 35.5। दस 17 34 1 35 2 8 8 18 आ जाता है तुम लोगों का। ये क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग है, ये मास नंबर होना चाहिए, मास नंबर होता ये क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन होता तो 35 का है ना, 35.5 है क्लोरीन, 35 होता तो उसका होता 17, तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाता 7। ठीक है, फिर एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो, वैसे तो 17 दिखा रहा है इसमें है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 17 होना चाहिए, 2 8 8 होता है, फिर 18 में आता है। ठीक है, which is the maximum number of electrons that can occupy the first cell of the atom। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम। चलो, फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है ना, एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम, सही बात है भाई, इसमें से क्या बोला है, कौन सा करेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही है, सही बात है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 14 होगा, सही बात है ना। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, ये गलत बात है, तो आंसर डी हो जाएगा, डी। वैलेंसी जो है 13 जो है ना, 13 को हम लोग काटेंगे, 2 8 10 हो गया 3, आउटर मोस्ट में 3 है, तो उसका वैलेंसी जो होगा वो 3 होगा, है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट्स सिंगुलर वैलेंसी, इसमें से किसका जो है सिंगुलर वैलेंसी होता है। इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल से अगर हम लोग देखते हैं, हेलिना, हे हाइड्रोजन हीलियम ना, हाइड्रोजन हे लीना, हेलिना के कैसे फ्रेंड CS, हेलिना के फ्रेंड 12, फ्रेंड 12, हेलिना के फ्रेंड 12, ऐसा कुछ था ट्रिक, थोड़ा सा मेरे को भी रिकॉल करना पड़ेगा, कल देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हेलिना तो मेरे को याद है, ठीक है, के, ये के भी था, हाँ, सोडियम पोटासियम। ठीक है, हेलिना के फ्रेंड हेलिना के फ्रेंड 12, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो हेलिना का था, तो ये सब का जो है ना आउटर मोस्ट में सिंगल, हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट में सिंगल एलिमेंट रहता है, सिंगल एटम रहता है, लिथियम का भी सिंगल एटम रहता है, सॉरी एटम बोल रहा हूँ, लिथियम एटम का भी आउटर मोस्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन का भी, लिथियम का भी, सोडियम का भी, पोटासियम का भी, इन सब का भी आउटर मोस्ट में जो रहता है ना सिंगल एटम रहता है। तो यहां पर ही तुम लोगों को और तो कुछ दिख नहीं रहा है, सोडियम दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम, है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, उसका पूरा का पूरा ट्रिक अच्छे से बताऊंगा उसका, उसके बारे में डिटेल में आराम से देख लोगे, है ना। चलो, what is the maximum number of electrons that can be accommodated in the M cell of an element, पढ़ चुके 18। चलो, KLM, ठीक है। In which year did John Dalton present his atomic theory? डाल्टन थ्योरी कितना था तुम लोगों का, 1808 में था सबसे पहले डाल्टन थ्योरी। J.J. Thomson is known as the developing which मॉडल इन 1898, ठीक है, वो था प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटर मेटल मॉडल, जो भी बोल लो, ठीक है। चलो, इन विच ईयर डिड कार्ल एंडरसन डिस्कवर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कौन सा ईयर था तुम लोगों का, बता तुम लोगों का 1932, है ना, 1932 में। चलो, पॉजिट्रॉन के बारे में डिस्कवर किया था। In which year did Niels Bohr propose a theory for the hydrogen atom?
नील बोर कौन सा दिए थे यार, सिंपल सी बात है 1913 में दिए थे अपना एटॉमिक मॉडल, है ना। चलो ये वाला देख लो, ये क्वेश्चन पूछ दिया एक तो, एसएससी का है ये क्वेश्चन। विच आर द 4 क्वांटम नंबर फॉर द प्रेजेंट इन 4f, है ना। पहले तो n हो गया 4, f हो गया तुम लोगों का क्या था 0 1 2 3, f4, l हो जाएगा 3, l है तुम लोगों का 3 और n हो गया तुम लोगों का 4। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। अब हम लोग को देखना है तुम लोगों का l के बाद आ गया m क्या था तुम लोगों का, l अगर तुम लोगों का है क्या 3, l अगर 3 है तो m क्या हो सकता है -3, नहीं इससे कम होगा ना, l जो था कम था ना, नहीं सेम था, -l से लेके -l से लेके l तक था, +l तक था, है ना। ये था तो m क्या हो जाएगा -3 2 1 0 1 2 3, ये होगा ना। इनमें से कुछ एक हो सकता है -3 -2 -1 +1 +2 +3, इन सातों में से कोई सा ना कोई सा एक होगा, है ना। तो अब इनमें से देखते हैं, या तो +1 या फिर +4 तो हो नहीं सकता बाबा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया क्वांटम नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? चलो अब प्लस, सब में प्लस सेम ही दिया हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। चलो व्हाट डज इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज है उसका मीनिंग क्या है? इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, नो इट हैज मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। जहां तक है मैक्सिमम आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं भी आया कुछ अगर बच गया, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसे उसमें थे जो कि आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब पहला का स्टार्टिंग का जो टेबल मैं आपको दिया हूं, ठीक है 30 ठो, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल वगैरह अच्छे से याद कर लो। दूसरा, कल मैं पीरियोडिसिटी पढ़ाऊंगा, है ना, पीरियोडिसिटी को अच्छे से पूरा पढ़ना। उसके बाद अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जहां तक क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से ट्राई कर रहा हूं, तो नहीं आया तो एक बार फिर से कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।